हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल कुतुब सर में। ये हमारा ऑल्टरनेटिंग करंट का 6th लेक्चर है। अभी तक हमने अलग अलग एल, सी और आर यानी इंडक्टर, कैपेसिटर और रेसिस्टर अलग अलग सर्किट देखे हैं। आज से जो शुरू होगा, जितने 2-3 टॉपिक्स आगे हम पढ़ेंगे, उन टॉपिक्स में पढ़ेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ दीज कंपोनेंट्स, है ना। जैसे एल के साथ में आर आ गया, एल के साथ में सी आ गया, आर के साथ में सी आ गया और फिर तीनों का कॉम्बिनेशन। तो अब इस तरह के सर्किट को हम देखेंगे। तो इसमें हमारा सबसे पहला सर्किट रहेगा एल आर सर्किट। तो टॉपिक क्या बनेगा आज का? एल आर सर्किट। आज हम पढ़ेंगे एल आर सर्किट क्या होता है। आप पकड़िए इसे नाम से। एल फॉर इंडक्टर, आर फॉर रेसिस्टर। देखिए एक इंडक्टर है मेरे पास में, ये इंडक्टर, और एक रेसिस्टर है, ये रेसिस्टर। इन दोनों को हमने कनेक्ट कर दिया सीरीज में, और इस सीरीज में कनेक्ट करने के बाद इसे एसी से कनेक्ट कर दिया। ठीक है, ये एल, ये आर सीरीज में कनेक्ट किया और इसका वोल्टेज कितना अप्लाई कर दिया? V इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी, है ना। तो इस पर हम देखते हैं सीरीज कनेक्शन है ना, और वोल्टेज है V इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी, इक्वेशन नंबर 1। ये जो एसी वोल्टेज अप्लाई किया, इसमें जो करंट की वैल्यू होगी किसी इंस्टेंट पर, इन दोनों में सेम होगी या नहीं होगी? सीरीज है, सोचो सीरीज कनेक्शन में करंट की वैल्यू सेम होती है ना। वोल्टेज अलग अलग होता है, हमें तो चाहिए क्या? करंट। तो करंट अगर सेम है तो सोचिए यहां पर करंट है I, है ना, यहां भी करंट है कितना? I। अब देखिए पिछले टॉपिक में हमने देखा था कि जो करंट होता है और जो वोल्टेज होता है रेसिस्टर ओनली के लिए, सिर्फ रेसिस्टर। अब देखिए तीसरा लेक्चर था, आई बटन पर क्लिक करके आप देख सकते हैं। जो तीसरा लेक्चर था उसमें हमने देखा था कि सिर्फ रेसिस्टर और करंट के बीच में फेज डिफरेंस 0 होता है। इसका मतलब इसमें जितना वोल्टेज होगा यानी वीआर होगा, जिस फेज में होगा उसी फेज में करंट रहेगा। क्लियर है बात? और इसी तरीके से इंडक्टर में हमने देखा था कि वोल्टेज लीड्स करंट बाय फेज एंगल π/2। ये आपका VL हो गया, ये π/2 एंगल से लीड करेगा। कौन लीड कर रहा है यहां पर? VL। अब अगर मैं इन दोनों को मिलाकर एक सिंपल सा डायग्राम बनाता हूं यहां पर, तो ध्यान दीजिए, ये हो गया आपका VR, इसी डायरेक्शन में हो गया आपका करंट। मान लो ये वाला ये पार्ट क्या रहेगा? 90 डिग्री के एंगल पर VL। मान लीजिए ये है OA is representing VR and OB is representing VL। क्लियर? अब अगर मैं एक रेक्टेंगल यहां पर बनाता हूं और इस रेक्टेंगल से मैं इसका डायगोनल बनाता हूं, तो देखिए यहां पर OC हमें क्या देगा? व्हाट इज OC? OC इज इक्वल टू OA स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। दैट इज OC गिव्स अस नेट वोल्टेज V। क्लियर? तो यहां क्या लिखेंगे? V इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ, instead of OA we can write VR square, plus instead of AC is parallel to OB, that's why we can write VL square। अब आगे देखते हैं V is equal to square root of, instead of VR we can write I dot R, है ना। across R, इस रेसिस्टर R पर नेट वोल्टेज कितना होगा जिसे हम VR कंसीडर कर रहे हैं? वो होगा I मल्टीप्लाई रेसिस्टेंस ऑफ दिस रेसिस्टर। क्लियर? IR। सिमिलरली VL कितना होगा? I XL स्क्वायर। अरे भाई अगर XL नहीं पता है तो जल्दी से पिछला लेक्चर देखो, उसमें XL लिखा था, I बटन पर क्लिक करके देख सकते हो, I XL। अब ये I और ये I कॉमन लेकर बाहर निकाल दो। ठीक है, देखिए ध्यान दीजिए, V एज इट इज इक्वल में आएगा I, स्क्वायर के साथ बाहर आएगा मतलब I, रूट स्क्वायर रूट लगाया ना तो I बाहर आएगा सिर्फ।
आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर। देखिए ये आई और ये वी, अगर दोनों का रेशो निकालें तो कोई ऐसी क्वांटिटी बननी चाहिए जो कैसी हो, जो कैसी क्वांटिटी हो, वैसी ही क्वांटिटी हो जैसे डीसी सर्किट में रेसिस्टर होता है। इस क्वांटिटी को हम कहेंगे जेड। किससे रिप्रेजेंट करेंगे? वी अपॉन आई को जेड से। और ये जेड क्या होगा? एलआर सर्किट का इंपीडेंस। किसका इंपीडेंस? एलआर सर्किट का इंपीडेंस। एंड इट इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर। दिस इज द वैल्यू। ये हमारे पास Z की वैल्यू आ गई। इतना कॉपी कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए देखिए हमारे पास में इंपीडेंस Z इक्वल टू कितना आया? स्क्वायर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर। ये क्या कहलाएगा? इंपीडेंस ऑफ एलआर सर्किट। क्लियर? एलआर सर्किट का इंपीडेंस दैट इज Z इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्सएल। कितना देखा था हमने? देखिए एक्सएल हमने देखा था ओमेगा एल के इक्वल, है ना, लास्ट वीडियो लेक्चर में देखा था। एक्सएल क्या है यहां पर? एक्सएल है इंडक्टिव रिएक्टेंस। इंडक्टिव रिएक्टेंस, ये इंडक्टिव रिएक्टेंस कितना है? एक्सएल। एक्सएल इज इक्वल टू ओमेगा एल। तो Z इज इक्वल टू आर स्क्वायर ओमेगा एल होल स्क्वायर। ये भी एक क्वांटिटी है ना, ये भी एक फॉर्मूला है। ये हमारे पास में इक्वेशन नंबर 2 आ गई। अब ध्यान से इस ग्राफ को देखिए, इस डायग्राम को देखिए। ये है V नेट वोल्टेज, ये है करंट I। ये नेट वोल्टेज, ये नेट करंट। इन दोनों का अगर हम एंगल देखें तो अल्फा कंसीडर कर सकते हैं, आप फाई कंसीडर कर लीजिए। चलिए फाई कंसीडर कर लेते हैं, है ना। व्हाट इज फाई? फाई इज द फेज डिफरेंस बिटवीन वोल्टेज एंड करंट। फाई इज द फेज डिफरेंस बिटवीन वोल्टेज एंड करंट। ठीक है, तो सोचिए tan फाई कितना होगा? AC डिवाइडेड बाय OA। ठीक है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। AC की जगह लिखेंगे VL, ये VL, अपॉन में लिखेंगे VR। अच्छा सोचिए VL अपॉन VR यानी tan phi इज इक्वल टू, और क्या हो सकता है? VL अपॉन VR I XL डिवाइडेड बाई IR, यानी हम इसे लिख सकते हैं ओमेगा L अपॉन R। दिस इज द वैल्यू ऑफ tan phi। तो tan phi को दो तरीके से निकाला जा सकता है, VL अपॉन VR एंड ओमेगा L अपॉन R। दिस इज द वैल्यू ऑफ tan phi। यहां से हम phi कैलकुलेट कर सकते हैं। व्हाट इज phi? Phi is the phase difference between voltage and current, and voltage is leading current by phase angle phi. Okay, copy it. देखिए ये पता चल चुका हमें कि वोल्टेज लीड कर रहा है करंट को, कितने एंगल से? फाई एंगल से। इसका मतलब अगर हम यहां पर ओमेगा टी में से फाई एंगल कम कर दे तो हम करंट की वैल्यू को दिखा सकते, शो कर सकते। तो व्हाट इज द करंट? करंट बिकम्स I इक्वल टू I नॉट साइन ओमेगा टी माइनस फाई। क्लियर? दिस इज द वैल्यू ऑफ करंट। इक्वेशन नंबर 4। अब इसका फेजर डायग्राम अगर हम बनाना चाहे तो कैसे बनाएंगे? किसी इंस्टेंट पर अगर वोल्टेज दे रखा है, देखिए किसी इंस्टेंट पर अगर वोल्टेज दे रखा है और ये वोल्टेज इस तरह से V वोल्टेज है, कितना एंगल है यहां पर? ओमेगा टी फेज एंगल। तो व्हाट इज द करंट? I, और I का एंगल कितना होगा? ओमेगा टी माइनस फाई, एंड फाई इज रिप्रेजेंटेड एज tan phi इज इक्वल टू VL अपॉन VR
ओमेगा एल अपॉन आर। ओके, तो ये हमारा टॉपिक कंप्लीट हो गया। अब हम बढ़ते हैं न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स की तरफ। तो जल्दी जल्दी से न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स देखते हैं। नाउ आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज an alternating current of the frequency f is showing in the circuit containing a resistance capital R and a choke coil L in series. The impedance of the circuit is, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, चार ऑप्शन दे रखे A, B and C, D। आप देख सकते हैं कौन सा ऑप्शन करेक्ट लग रहा है आपको। चलिए शुरू करते हैं। सिंपल, Z कितना हमने देखा था, रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर। ठीक है, देखिए आप क्वेश्चन देखते जाइए। एक्सएल की जगह पर क्या लिखेंगे, ओमेगा एल, है ना। एक्सएल अगर ओमेगा एल है तो इसे लिख सकते हैं 2 पाई एफ एल। अब आप देख लीजिए कौन सा ऑप्शन सही लग रहा है। 2 पाई एफ एल का स्क्वायर जहां पर भी दिख जाए आपको वो ऑप्शन करेक्ट है। इसका मतलब Z इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस 4 पाई स्क्वायर एफ स्क्वायर एल स्क्वायर, दैट इज ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। द इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ करंट इन एन एसी सर्किट इज I is equal to 2 sin 100 pi t plus pi by 3 ampere. The current will be maximum for the first time at, देखिए बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। I is given, I is equal to 2 sin 100 pi t plus pi by 3 ampere। ये क्वेश्चन में दे रखा है, ये गिवन है। ठीक है, आपको निकालना है कि वो पहली बार मैक्सिमम कब होगा। तो मैक्सिमम करंट कितना होगा, 2 एम्पियर। कब होगा, जब ये वाला पार्ट पूरा 90 होगा। सोचिए साइन थीटा विल बी गिव्स अस मैक्सिमम वैल्यू दैट इज 1 एट थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री और पाई बाई 2 रेडियन, है ना। तो हमें इस पूरे थीटा को कितना मानना है, पाई बाई 2। तब ये आई किसके इक्वल आ जाएगा, 2 एम्पियर के इक्वल आएगा। इसका मतलब हमें क्या करना है, आई को 2 एम्पियर के इक्वल बताना है। यहां से ध्यान से देखिए, 100 पाई टी प्लस पाई बाई 3 इज इक्वल टू पाई बाई 2। इस पाई बाई 2 को उधर ले जाकर सॉल्व कीजिए। 100 पाई टी इज इक्वल टू पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 3, इसे सॉल्व करेंगे 3 पाई माइनस 2 पाई डिवाइडेड बाई 6, दैट इज पाई बाई 6। 100 पाई टी, पाई ने पाई को मार डाला, 100 नीचे जाएगा, इंप्लाइज t इज इक्वल टू 1/600 सेकंड। ठीक है, ऑप्शन क्या है, ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज ऑफ V इज इक्वल टू 100 रूट 2 साइन 100t वोल्ट इज अप्लाइड टू अ कैपेसिटर ऑफ 1 माइक्रोफैरड। द करेंट रीडिंग ऑफ द एमीटर विल बी इक्वल टू, ध्यान से देखिए इसमें बहुत सिंपल सा काम हमें क्या दे रखा है, V इज गिवन 100 रूट 2 साइन 100t वोल्ट, ये दे रखा है। ठीक है, अब देखिए यहां क्या लिखा है, आगे लिखा है इस पर अप्लाई किया गया है 1 माइक्रोफैरड पर अप्लाई किया गया है। ठीक है, ये 1 माइक्रोफैरड का कैपेसिटर है। अगर 1 माइक्रोफैरड के कैपेसिटर पर अप्लाई कर रहे हैं इसको, है ना, तो बताइए ए मीटर या वोल्ट मीटर जो हम एसी में लगाते हैं वो कौन सी वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, आरएमएस वैल्यू, याद रखिएगा इसे। तो इसकी आरएमएस वैल्यू क्या रहेगी, वी आरएमएस इज इक्वल टू वी नॉट अपॉन रूट 2, पढ़ा था ना बेटा हमने। वी आरएमएस कितना है यहां पर, 100 रूट 2 डिवाइडेड बाई रूट 2, दैट इज 100 वोल्ट। दिस इज द आरएमएस वैल्यू। सबसे पहले हमने देखा आरएमएस वैल्यू कितनी निकाल ली, 100 वोल्ट। इस 100 वोल्ट के बाद इस 1 माइक्रोफैरड का जो कैपेसिटर है, इस 1 माइक्रोफैरड के कैपेसिटर का कैपेसिटिव रिएक्टेंस निकालिए। कैपेसिटिव रिएक्टेंस XC इज इक्वल टू होता है 1/2 पाई FC। ठीक है ना, F कितना दे रखा है यहां पर कैलकुलेट करने के लिए, sin 100t। अगर हम sin 100t को देखते हैं तो यहां ओमेगा t कितना दे रखा है, 100। हमें निकालना है 2 पाई f, है ना, 100t दे रखा है, t से t कैंसिल कर दीजिए, 2 पाई f होता है ना, तो 2 पाई f पूरे की वैल्यू कितनी दे रखी है, 100। यहां से 100 डाल दीजिए, 1/100 मल्टीप्लाई c कितना दे रखा है, c दे रखा है 1 माइक्रोफैरड, दैट इज 10 पावर -6 इक्वल में आएगा 10 पावर +4
ये XC की वैल्यू ओम में आ गई। इतने ओम का कैपेसिटर कैपेसिटिव रिएक्टेंस जनरेट करेगा इस वोल्टेज पर। अब हमें क्या देखना है, IRMS निकालना है। VRMS हमारे पास में है, डिवाइड कर दीजिए इससे 10 पावर -2, आंसर आ जाएगा। IRMS इज इक्वल टू कितना आएगा, VRMS डिवाइडेड बाई XC, है ना। ये 100 डिवाइडेड बाई 10 पावर 4 दैट इज 10 पावर -2 एम्पियर। इसे आप लिख सकते हैं 10 मिली एम्पियर। दैट इज ऑप्शन नंबर A is correct. Next question is given. An inductive circuit contains resistance of 10 ohm and an inductance of 2 Henry. If an AC source of 120 volt and frequency 60 hertz is applied to this circuit, the current in the circuit would be nearly. देखो बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, पिछले क्वेश्चन जैसा ही है, कोई खास बात नहीं है इसमें। कॉइल आ गई है ना। तो देखिए सबसे पहले देखिए यहां पर R इज गिवन 10 ओम, है ना, एंड इंडक्टेंस दे रखा है 2 हेनरी। आगे लिखा है इफ एन एसी सोर्स ऑफ 120 वोल्ट, मतलब VRMS इज गिवन 120 वोल्ट। अगेन एंड फ्रीक्वेंसी दे रखी इसकी F इज इक्वल टू 60 हर्ट्ज is applied to this circuit, the current in the circuit would be। अब हमें करंट कैलकुलेट करना है। करंट कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले Z निकालिए। तो Z इज इक्वल टू कितना आएगा, R स्क्वायर प्लस XL स्क्वायर। सॉल्व कीजिए इसे। R की जगह पर लिखेंगे 10 का स्क्वायर करेंगे 100, L दे रखा है 2, है ना, 2 पाई FL, ये 2 पाई कर दीजिए इसका, तो 120 पाई स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर होगा, है ना, और फिर दे रखा है 2 का स्क्वायर यानी 4। इसे सॉल्व करेंगे तो स्क्वायर रूट ऑफ 100 तो बाहर आ गया 10, 1 प्लस यहां दे रखा है कितना 12 का स्क्वायर 144 मल्टीप्लाई 2 स्क्वायर और पाई स्क्वायर। अप्रोक्स जो आंसर आना है वो इतना आना है, देखिए समझे। अप्रोक्स इसका आंसर जो आएगा वो आएगा 12 120 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई पाई, दैट इज 240 पाई ओम। ये इसका अप्रोक्स Z आ गया, ये Z की वैल्यू आ गई, क्योंकि उसमें भी अप्रोक्स ही तो पूछा, तो अप्रोक्सीमेशन लगा दीजिए। ये अप्रोक्सीमेशन लगा दिया। देखिए ये पूरा स्क्वायर बहुत बड़ी वैल्यू है, इसमें एक 1 का ऐड करने से अप्रोक्स उतना ही रहेगा ना, स्क्वायर रूट। अप्रोक्स मतलब पॉइंट में कुछ वैल्यू चेंज होगी, तो उसे छोड़ दीजिए, इग्नोर कर दीजिए। ये आंसर आया 240 पाई। इसको आप VRMS पर डिवाइड कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। तो देखिए VRMS डिवाइडेड बाय Z इज इक्वल टू IRMS। IRMS कितना आया देखिए, VRMS इक्वल टू 120 डिवाइडेड बाय 240 पाई। यहां से अगर इसे सॉल्व करेंगे तो 2 पाई, 1/2 पाई इज द करेक्ट आंसर। इसको सॉल्व करेंगे 0.16 एम्पियर अराउंड आंसर आएगा। ये ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। इन अ LR circuit the value of L is 0.4 divided by pi। L is given 0.4 divided by pi Henry, है ना। आगे दे रखा है and the value of capital R is equal to 30 ohm। R is given 30 ohm। Next given if in the circuit an alternating current of alternating EMF 200 volt, VRMS given है 200 at 50 साइकिल्स पर सेकंड, यानी फ्रीक्वेंसी कितनी दे रखी है 50 साइकिल्स पर सेकंड, मतलब 50 हर्ट्ज। आगे लिखा है द इंपीडेंस ऑफ द सर्किट एंड द करंट विल बी। आपको पहले इंपीडेंस निकालना है और फिर करंट निकालना है। तो इंपीडेंस कैसे निकालेंगे, बहुत सिंपल सा काम है, अभी हमने करके देख चुके हैं। शुरू करते हैं। Z इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस XL स्क्वायर प्लस XL स्क्वायर। XL की जगह पर हम लिखेंगे 2 पाई F L का स्क्वायर। इन सभी वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कीजिए तो देखिए आंसर क्या आएगा। R की जगह पर लिखेंगे 30 का स्क्वायर करेंगे 900 प्लस 2 पाई, और ये L, पाई से पाई कट गया,
पाई से पाई गया, यहां पर बचेगा 0.8, यहां पर आएगा 0.8 और f की जगह पर आएगा 50। तो 0.8 मल्टीप्लाई 50, 58 सा होता है 400, 400 मतलब 40 का स्क्वायर कर दीजिए, तो 900 प्लस 1600 दैट इज 50। ये इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 2500 यानी 2500, उसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 50 ओम। तो Z कितना आया, इंपीडेंस ऑफ द LR सर्किट Z आ गया 50 ओम। अब देख लीजिए कि 50 ओम किसमें है, देखिए आप 50 ओम कहां पर दे रखा है, यस ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। आपको डी करंट कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं, अगर आप करना चाहते हैं तो IRMS इक्वल टू VRMS डिवाइडेड बाय Z निकालकर सॉल्व कर सकते हैं, यह आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए बच्चों, उम्मीद करता हूं कि आप आज का वीडियो लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो इसे शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बने रहिए हमारे साथ में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो